नमस्ते, मैं दीपक कुमार, एम्ब्रोलॉजिस्ट, नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी। मैं अपने चैनल के माध्यम से शुक्राणु की जांच एवं रिपोर्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको साझा करता हूं। कृपया वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो कोई महत्वपूर्ण जानकारी आप खो देंगे। सभी लोगों से अनुरोध है कि एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आप ध्यान से सुनें और देखें। सीमेन कलेक्शन के बारे में सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि सीमेन एनालिसिस के लिए जो सेक्सुअल अब्स्टिनेंस होता है, जो गैप होता है, वो 3 से 5 दिनों का रखा गया है। तो ये चीज़ें जो है आपको फॉलो करना सबसे पहला ज़रूरी है कि 3 से 5 दिनों का गैप आप रखें। इस 3 से 5 दिनों के बीच में किसी तरह का कोई भी इजैकुलेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जब आप लैब में आएँ टेस्ट कराने के लिए, तो आप जो है बेहतर परिणाम के लिए होम कलेक्शन का चुनाव नहीं करें। आपसे अनुरोध है कि आप जो लैब में जो सीमेन कलेक्शन एरिया बना रहता है, उस एरिया में ही जा कर के आप जो है सीमेन का कलेक्शन करें, या किसी भी मेथड से इजैकुलेट करें, लेकिन ये एंड्रोलॉजी लैब में ही करें। उसके बाद में इसमें जो दिया है, उस वीर्य संग्रह कक्ष में जाने के बाद उसमें एक नोटिस बोर्ड लगा रहता है। उस नोटिस बोर्ड को सबसे पहले अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद उसमें दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आप सीमेन का सैंपल निकालें। सीमेन सैंपल निकलने के बाद अपना सैंपल एंड्रोलॉजी लैब को हैंडओवर करें एवं अपना सीमेन कलेक्शन हिस्ट्री जो है एंड्रोलॉजिस्ट को बताएं। सैंपल कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, जो आपने सैंपल निकाला वो पूरा का पूरा आपके कंटेनर में आया कि नीचे गिर गया। अगर नीचे भी गिरा तो फर्स्ट पार्ट गिरा कि मिडिल पार्ट गिरा कि लास्ट में गिरा, कितना क्वांटिटी में नीचे गिरा, क्योंकि क्वांटिटी भी बहुत मायने रखती है रिपोर्ट के लिए। उसके बाद में सारी बातें आप साझा करें एंड्रोलॉजी लैब को। उसके बाद में आप वहां से जाएं। उसके बाद कोशिश करें कि सैंपल देने से पहले सभी नियम और शर्तों को पूरा की जाए, अन्यथा रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी आ सकती है। ये बात मैंने पहले भी आपको बताया है। ये तो मैंने कलेक्शन के बारे में जानकारी दिया। कलेक्शन के बाद होता है सीमेन का टेस्टिंग। सीमेन का टेस्टिंग में सबसे पहले कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जो बिना माइक्रोस्कोप के पहले उसको एग्जामिन किया जाता है कि सैंपल जब आप देते हैं तो उसको एक निश्चित टेम्परेचर में रखा जाता है। उसको लिक्विफिकेशन टाइम चेक किया जाता है कि आपका सैंपल कितना समय में लिक्विफाई हो रहा है। उसके बाद सैंपल का पीएच वैल्यू चेक किया जाता है। जो आपने सैंपल दिया उस कलेक्शन टाइम को मेजर किया जाता है। फिर अब्स्टिनेंस डे, जो सेक्सुअल अब्स्टिनेंस है वो कितने दिनों का है, उसको मेजर किया जाता है। फिर जो है एपियरेंस देखा जाता है कि सैंपल का एपियरेंस मतलब सैंपल दिखता कैसा है, वाइटिश है, येलोइश है, कलर कैसा है, हो सकता है कि उसमें ब्लड आ रहा हो, आरबीसी आ रहा हो, ये सारी चीज़ें उसमें देखा जाता है। उसके बाद सैंपल का विस्कोसिटी देखा जाता है कि विस्कोसिटी सैंपल का कैसा है। फिर ये सैंपल आपने जो दिया वो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, जो मैंने पहले आपको बताया। उसके बाद सैंपल का वॉल्यूम कितना है, आपने जो सैंपल दिया उसका क्वांटिटी कितना है, ये देखा जाता है। फिर टाइप्स ऑफ इजैकुलेशन, मतलब आपने जो सैंपल दिया वो इजैकुलेट कहाँ किया, सेंटर पे किया कि अपने घर से करके लाए हैं या कैसे किए, इसके बारे में उसमें लिखा जाता है। फिर उसके बाद होता है, हम चलते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की तरफ। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में सबसे पहले होता है स्पर्म का कंसंट्रेशन। सबसे पहला अब एग्जामिनेशन में होता है स्पर्म का कंसंट्रेशन। स्पर्म के कंसंट्रेशन में देखा जाता है कि आपका टोटल स्पर्म का काउंट जो है कितना है। एक नॉर्मल स्पर्म का काउंट 16 मिलियन होता है। अगर 16 मिलियन है या उससे अबव है तो ये नॉर्मल है। अगर उससे कम है
तो इसको एबनॉर्मल कंडीशन माना जाता है। ये तो हो गई कंसंट्रेशन की बात। उसके बाद हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं मोर्फोलॉजी का और मोटिलिटी का। इसमें मोटिलिटी में सबसे पहले देखा जाता है रैपिड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, उसके बाद स्लो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, उसके बाद नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, फिर ई मोबाइल। ये 4 तरह का मोटिलिटी का रिपोर्ट हम लोग करते हैं। इसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड चारों मोटिलिटी का ग्रेड होता है। सबसे पहला रैपिड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी को ए ग्रेड स्पर्म कहते हैं, स्लो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी को बी ग्रेड स्पर्म कहते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी को सी ग्रेड स्पर्म कहते हैं और ई मोबाइल को डी ग्रेड स्पर्म कहते हैं। ई मोबाइल का मतलब कि डेड स्पर्म। इसमें ए प्लस बी ग्रेड मिला करके 30% एबव होना चाहिए, तो उसको ए प्लस बी को नॉर्मल माना जाएगा। अगर पूरे मोटिलिटी की बात करें ए प्लस बी प्लस सी, इसमें तीनों मिलाकर के 42% या उससे एबव होना चाहिए, तो इसको नॉर्मल मोटिलिटी माना जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पर्म का मोर्फोलॉजी क्या है। सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि मोर्फोलॉजी होता क्या है। व्हाट इज़ मोर्फोलॉजी? मोर्फोलॉजी का मतलब होता है कि जो एक स्पर्म का बनावट होता है नेचुरली, जो प्रकृति ने स्पर्म को बनाया है, उस बनाने की क्वालिटी में किसी भी तरह से कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसको हेड से लेकर के टेल तक किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। हेड उसका बिल्कुल सही है, नेक सही है, मिडिल पीस अगर ठीक है, टेल भी ठीक है, तो ही जा कर के उसको हम नॉर्मल मोर्फोलॉजी में काउंट करते हैं। अन्यथा वो एबनॉर्मल स्पर्म होता है। उस एबनॉर्मल में भी क्या होता है कि जब हेड डिफेक्ट होगा उसको हम अलग काउंट करते हैं। उसको हेड डिफेक्ट में अलग काउंट करते हैं। उसके बाद होता है मिडिल पीस डिफेक्ट, उसको मिडिल पीस डिफेक्ट में काउंट करते हैं। फिर होता है टेल डिफेक्ट, उसको टेल डिफेक्ट में काउंट करते हैं। उसके बाद होता है नॉर्मल मोर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म, उसको अलग काउंट करते हैं। फिर होता है एबनॉर्मल मोर्फोलॉजी, टोटल एबनॉर्मल कितना है उसको काउंट करते हैं। ये सारी चीज़ें काउंटिंग के बाद में एक कंप्लीट सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट जो है तैयार किया जाता है। रिपोर्ट रेडी होने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। उसके बाद में रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये बताया जा सकता है कि आपका स्पर्म नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। इसमें कुछ कंडीशन होता है। अगर आपका मोर्फोलॉजी जो है 4% से कम है तो उसका एक टर्मिनोलॉजी होता है जिसको टोरैटो जूस्पर्मिया कहते हैं। उसके बाद में अगर मोटिलिटी कम होता है उसको एस्थीनो जूस्पर्मिया कहते हैं। अगर कंप्लीट सीमेन आपका सैंपल में अगर एक भी स्पर्म नहीं दिखा, मतलब कंप्लीट नील है, उसको एजुस्पर्मिया कहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे टर्म हैं, लेकिन ये कॉमन ये देखा गया है 3-4 टर्म, इसको हम लिखते हैं और बताते हैं। और आपसे हम ये बता रहे हैं कि ये जो है अभी तक के सीमेन एनालिसिस से संबंधित जो भी जानकारी है और रिपोर्ट का एक नॉर्मल रेंज है, मैंने आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी के तौर पर आपको बताया। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सीमेन एनालिसिस क्या है, सीमेन फ्रीजिंग क्या है, सीमेन फ्रीजिंग क्यों कराया जाता है, सीमेन फ्रीजिंग का टाइमिंग लाइफ स्पेन क्या है, ये सब चीज़ें, डीएफआई क्या है, आईयूआई क्या है, इक्सी क्या है, आईवीएफ क्या है, आईवीएफ का ट्रीटमेंट कैसा होता है, कितना टाइम लगता है और क्यों कराया जाता है, कराने के पीछे रीज़न क्या है। मान लेते हैं कि बहुत सारा ट्रीटमेंट है, आईयूआई भी तो हो सकता है, आईवीएफ भी हो सकता है, लेकिन आईयूआई न करके आईवीएफ आपको क्यों सजेस्ट किया जाता है,
ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं और आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़े रहें और इस तरह की जानकारी जो है आप लेते रहें। अगर इसके बाद भी किसी प्रकार का कोई भी आपके मन में डाउट है, सवाल है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जा कर के टाइप करें, मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा या उसके लिए अलग से मैं आप एक को वीडियो बनाऊंगा जिसे आप देखें और उसको समझें और इसके बारे में जानें। सबसे पहले आपसे यही हम कहेंगे कि अगर कोई भी आपको इनफर्टिलिटी से, बांझपन से संबंधित समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालें ताकि हम आपसे संपर्क करें और आपको बता सकें और आपको जानकारी दे सकें।